वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर लाइव, आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू के गंग्याल के राजीव गांधी अस्पताल का उद्घाटन करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले राजनीति गर्म हो चुकी है। दरअसल स्वास्थ्य विभाग के स्वास्थ्य बैनर पर राजीव गांधी अस्पताल की जगह गंग्याल अस्पताल लिखा है, जिससे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और जम्मू नगर निगम के पूर्व चेयरमैन सतीश शर्मा ने बीजेपी पर गंदी राजनीति का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दशकों से इस अस्पताल का नाम राजीव गांधी है, लेकिन आज स्वास्थ्य विभाग ने किसके दबाव में आकर स्वागत बैनर से पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का नाम हटाया, इसकी जांच होनी चाहिए। जो 100 बेड का था, इन्होंने बीजेपी वालों ने उसका 50 बेड का किया। दलजीत गांधी के नाम का जो हॉस्पिटल है, जो 100 बेड का था, इन्होंने बीजेपी वालों ने उसका 50 बेड का किया। और आज जो बोर्ड लगाया है हेल्थ डिपार्टमेंट ने, वहाँ राजीव जी का नाम इस पर नहीं रखा हुआ है, वहाँ इन्होंने लिखा 50 बेडेड हॉस्पिटल। ये शर्म की बात है। खबर कुलगाम से। कुलगाम पुलिस ने एक ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 3 क्विंटल ड्रग बरामद हुए। बता दें कि कुलगाम पुलिस ने 1 महीने के अंदर 5 क्विंटल 35 किलोग्राम पोस्त और दूसरी ड्रग्स को बरामद किया। साथ ही पुलिस प्रशासन ने तस्करों को चेताया है कि मादक पदार्थ की तस्करी करते हुए पकड़े जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अनंतनाग में ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक तारिक अहमद जरगर ने विभाग के अधिकारियों को मनरेगा के तहत मजदूरी का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए, जो कि लॉकडाउन के बाद के समय में और ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। दरअसल उपराज्यपाल के सलाहकार बशीर खान वेरीनाग और दुरू के दौरे पर थे, जिस दौरान मजदूरी रोजगार कार्यों का जायजा लेने के लिए एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें एसीडी ऑरियल सलीम, एक्सएन, आरबीडब्ल्यू, बीडीओ और विभाग के अन्य संबंधित पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान ये निर्देश दिए गए। बांदीपोरा के चकग्रोरा और छना गली सदर कोट पाइन के कई गांवों में पानी की सुविधा नहीं है। स्थानीय महिलाओं को पानी लेने के लिए काफी दूर जाना पड़ता है। बता दें कि चक और छन्ना गली एक पहाड़ी इलाका है और महिलाओं को पहाड़ी से करीब 1.5 किलोमीटर नीचे पानी लाने के लिए जाना पड़ता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जल शक्ति अभियान के तहत 2018 में पूरे क्षेत्र में पानी की आपूर्ति के लिए एक योजना पर काम शुरू किया गया था, लेकिन 3 साल बाद भी यह योजना पूरी नहीं हो सकी। बताया जा रहा है कि काम अधूरा रहने के कारण ठेकेदार ने इस्तीफा दे दिया। कार्यपालन यंत्री जल शक्ति अभियान बांदीपोरा ने इस संबंध में कहा कि इस कार्य में देरी वास्तव में ठेकेदार के कारण हुई है। कार्यपालक अभियंता ने कहा कि परियोजना के अन्य भागों का काम किया जा रहा है, लेकिन एक ठेकेदार काम करने से मना कर रहा है। उन्हें अंतिम नोटिस भेजा है और जल्द ही इस मसले को सुलझा लिया जाएगा। आदिजान में नूराबाद कुलगाम रोड पर पुल का काम अब तक पूरा नहीं हो पाया। इस पुल का निर्माण 2014 में शुरू किया गया था, लेकिन निर्माण कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ। यही वजह है कि नूराबाद के 1.5 लाख लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। इसी के चलते उन्होंने जल्द से जल्द पुल का काम पूरा करने की मांग की। पुलवामा में अरशद नाम के युवक ने 2016 में एक हादसे में अपनी पैर को गंवा दिया था। दरअसल घर की छत पर काम करते हुए अरशद गिर गए थे, जिसके बाद उनके पैर खराब हो गए, लेकिन उसके बाद भी अरशद ने हार नहीं मानी और अपनी व्यवसाय की शुरुआत की, जिसके बाद अब वो दूसरों को भी रोजगार देने का काम कर रहे हैं। अरशद की मेहनत साबित करती है कि अगर कुछ हासिल करना चाहो तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी हौसलों के आगे छोटी लगने लगती है। जम्मू कश्मीर की वादियों की खूबसूरती के बारे में आपने बहुत सुना होगा, लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे बच्चों से मिलवाएंगे जो वहां आत्मनिर्भर बनने की राह पर चल रहे हैं और देश के लिए खेल जगत में कुछ बड़ा करने का सपने लिए हैं। अनंतनाग की एक कहानी जम्मू कश्मीर के एक नए रूप आपके सामने रखेंगे। रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में फाउंडेशन फॉर स्पोर्ट्स लर्निंग एंड डेवलपमेंट संस्थान युवाओं को ड्रग्स और डिप्रेशन से दूर रखने के लिए एक अनोखा तरीका अपना रही है। इसके चलते युवा जहां नशे और डिप्रेशन से दूर रह सकेंगे, साथ ही खेल जगत में भी अपनी किस्मत और हुनर को आजमा सकेंगे।
ये फाउंडेशन युवाओं को मार्शल आर्ट में प्रशिक्षण देने का काम करती है और इसकी पंचलाइन है ड्रीम इट ट्रू लिव। इस फाउंडेशन के संस्थापक आकिब मजीद हैं, जो पिछले 8 साल से मार्शल आर्ट पर काम कर रहे हैं। तो अब हमारा बेसिक जो मकसद था, हमारा जो यहाँ पे अब एक एम बन गया है कि हमने एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंडर जो है सारा कुछ रखने का प्लान किया। उसके बाद हमने पूरी टीम ने मिलकर ये एक आइडिया लाया कि हम इस ऐसे करके एक ऑर्गेनाइजेशन खोलेंगे जिसमें हम बच्चे को सारी चीज़ें एक ही जगह देंगे, तो बच्चे को इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। वो वैसे करके प्रोजेक्ट्स हम इसलिए करते हैं ताकि बच्चों को जो है कश्मीर की जो पूरी वादी है, इस पूरी वादी का जो है आपका जो ब्यूटी है वो दिखे, खूबसूरती जो है वो दिखे। और आप देख रहे हो आजकल बच्चे जो हैं मतलब कितना सुसाइड एंड ये सब की वजह से, तो हमारा मकसद वही था, ड्रग्स, सुसाइड, इस सब को कम करने के लिए हम एक ऐसी चीज़ खोले, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन खोले जहां हम अपने आने वाली जो जेनरेशन है उस तक पहुंच पाए। FSLD न सिर्फ बच्चों को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देता है, बल्कि उन्हें 12वीं कक्षा तक ट्यूशन पढ़ाता है, छात्रों के लिए ट्रेक कार्यक्रम आयोजित करता है और कई अन्य गतिविधियों के आयोजन के जरिए बच्चों में आत्मविश्वास भरने की कोशिश करता है। क्लब में एक फिटनेस सेंटर और एक पैट हाउस भी है, ताकि बच्चों में सकारात्मकता का भाव जगाया जा सके। मेरा नाम अशरफ अहमद भट्ट है एंड मैं FSLD का सीनियर प्लेयर हूँ, 7 टाइम्स नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और मैं यहाँ अनंतनाग कश्मीर में प्रैक्टिस कर रहा था और करा भी रहा था। एंड अब हमने कोच के साथ प्लान किया कि हम अपनी आउटसाइड स्टेट जाकर वहाँ के बच्चों को ड्रग्स से दूर रखें। एंड हमारा मेन मोटिव था कि हम वहाँ के बच्चों को ड्रग्स से लेकर सपोर्ट्स की तरफ लाए, जिससे उनमें भी एक अवेयरनेस पैदा हो कि वो ड्रग्स को छोड़कर सपोर्ट्स में आए, जिससे उनकी मेंटल एंड फिजिकल फिटनेस ठीक रहे। मैंने बहुत सारे मेडल्स हासिल किए हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, हरियाणा, जम्मू, दिल्ली, बाहर स्टेट्स में हम गए हैं और वहाँ खेले हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब यहाँ आके मैं बोल्ड हो गई, यानी कि मैं पहले ज़्यादा बातें नहीं कर पाती थी किसी के सामने, नहीं जैसे कि मैं अभी आपके सामने बैठी हूँ, बात कर रही हूँ अच्छे से, मैं नहीं कर पाती थी, मैं अच्छे से किसी के साथ ठीक से बात नहीं कर पाती थी। बट यहाँ आके मैं थोड़ा बोल्ड हो गई, जिसकी वजह से कि मुझे लगा कि हर किसी के सामने कैसे बात करनी होती है, कैसे हंस के बात करनी होती है अच्छे से। आइए अब आपको बताते हैं कि इन 8 सालों में इस फाउंडेशन के बच्चों ने क्या हासिल किया है। क्या है FSLD की खासियत? 8 बच्चों को ओपन इंटरनेशनल चैंपियनशिप के लिए भेजा गया। सभी बच्चों ने पदक हासिल किए। राज्य चैंपियनशिप में 2500 बच्चों ने जीत हासिल की। 30,000 से ज्यादा बच्चों ने कई जिला स्तरीय चैंपियनशिप में भाग लिया। फाउंडेशन के 6 आउटलेट कश्मीर में और एक पंजाब में हैं। फाउंडेशन पेट्स एंड लव और क्वेस्ट मैनेजमेंट एकेडमी के सहयोग से काम करता है। संगठन अधिक काम करना चाहता है और ये संभव करना चाहता है कि युवा ड्रग्स और आत्महत्या के बजाय एक खुशहाल और स्वस्थ जीवन चुने। देखा जाए कि हर जगह पे जेंडर इनइक्वालिटी देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो फैसिलिटी लड़कों को है वो फैसिलिटी लड़कियों को भी है। जो लड़के सीख सकते हैं वो यहाँ पे लड़कियाँ भी सीख सकते हैं। हम सलाम करना चाहते हैं उन माँ बाबू को जो अपने बच्चों को यहाँ पे भेजते हैं, और उससे भी सलाम करना चाहते हैं कि जिसने ये शुरू किया है। नेटवर्क 10 के लिए मैं बात रही। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। कि कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने डेयरी पशुपालन विभाग की समीक्षा बैठक की, जिसमें विभाग के अधिकारियों के साथ साथ दुग्ध संघ के सभी 11 अध्यक्ष मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि समीक्षा बैठक में आंचल ब्रांड की मार्केटिंग कैसे की जाए उसको लेकर विचार विमर्श किया गया और सुझाव लिए गए। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि डेयरी के क्षेत्र में उत्पादकों की प्रोत्साहन राशि कैसे बढ़ाई जाए, इसको लेकर भी सुझाव मांगे गए। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि मांगे गए सुझाव पर एक प्रस्ताव बनाकर कैबिनेट में रखा जाए, जिससे दुग्ध संघ को लाभ मिल सके।
देखिए, आज पशुपालन विभाग की बैठक नहीं, मैंने डेयरी विभाग की बैठक ली है और सभी हमारे 11 जो हमारे दुग्ध संघ अध्यक्ष हैं उनको भी संबंधित दुग्ध संघों के जीएम भी हो गए, हमारे सहायक निदेशक हो गए, सभी जनपदों के वो आज पहुंचे थे। तो एक समीक्षा की गई है आखिरकार डेयरी में हमारा जो आंचल दूध है उसका किस प्रकार से हम लोग ब्रांडिंग कर सकते हैं और क्या व्यावहारिक समस्याएँ हम लोगों को देखने को मिल रही है, उन सब चीज़ों की समीक्षा की गई। एनसीडीसी के तहत में जिस प्रकार से 3 गाय खरीद की अथवा 5 गाय खरीद की जो व्यवस्था दी गई है उसको व्यवहारिक रूप से हम लोग को अपनाने में कहाँ दिक्कतें आ रही है उसको लेकर समीक्षा की गई, उसमें निर्देश भी दे दिया गया है। पौड़ी के नए कलेक्ट्रेट भवन में जिला अधिवक्ता संघ पौड़ी के अधिवक्ताओं के लिए नवनिर्मित चैम्बरों का बतौर मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उद्घाटन किया। इस दौरान विशिष्ट अतिथि के तौर पर जिला पंचायत अध्यक्ष शांति देवी, विधायक मुकेश कोहली के साथ नगर पालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम उपस्थित रहे। इस दौरान कार्यक्रम में कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर भवन में पूर्व मुख्यमंत्री का सम्मान समारोह भी आयोजित किया गया। इस दौरान बार संघ के सभी अधिवक्ता मौजूद रहे। विधायक निधि से यहाँ पर अपने जो पौड़ी के हमारे अधिवक्ता हैं कलेक्ट्रेट में जो लोग काम कर रहे हैं वर्षों से, उनके लिए यहाँ पर कुछ कक्ष बनाए हैं और उसका लोकार्पण हुआ है। उसके लिए मैं बार को बहुत बधाई देता हूँ, विधायक जी को धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारे अधिवक्ताओं की चिंता की है। उत्तराखंड में आने के लिए कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य है। ऐसे में कुछ लोग फर्जी रिपोर्ट का सहारा लेकर उत्तराखंड आ रहे हैं। ऐसे ही कुछ लोगों को पुलिस ने पकड़ा है। कोरोना की फर्जी नेगेटिव रिपोर्ट लेकर देहरादून मसूरी घूमने आ रहे 13 पर्यटकों को पुलिस ने क्लेमेंट टाउन के आशारूढ़ी चेक पोस्ट पर चेकिंग के दौरान पकड़ लिया। जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने 2 अलग अलग वाहनों में आए 4 लोगों के खिलाफ फर्जी दस्तावेज बनाने और महामारी और आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अब तक 100 फर्जी RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट का पता चला। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। अगर कोई रेस्ट्रिक्शन लगते हैं तो उसका रास्ता बाईपास निकालने की कोशिश करते हैं। गलत है, ये नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे फर्जी रिपोर्ट पाई जाती तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी और की जा रही है। ऐसी शिकायतें मिली थी कि कुछ लोग जो RT-PCR की रिपोर्ट होती है उसको स्कैन करके और नाम वगैरह चेंज करके प्रवेश कर रहे हैं। इस पे जब जांच की गई और जो QR कोड है उससे जांच की गई तो कुछ RT-PCR इस प्रकार के पाए गए जो मैनिपुलेटेड थे। तो इसमें एक अभियोग पंजीकृत किया गया है और जो अभियुक्त हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। पीएम मोदी ने आज काशी को कई करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी। प्रधानमंत्री मोदी के काशी में हुए इस आयोजन को आगामी उत्तर प्रदेश के चुनाव रण के आगाज के तौर पर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि इस सौगात के जरिए बीजेपी साल 2022 का उत्तर प्रदेश चुनाव जीतने की तैयारी कर रही है। ये रिपोर्ट देखिए। हमारा प्रणाम और बटन दबते ही हर हर महादेव। ये यूपी के कौन से विकास कार्यों की चर्चा करूं, कौन से कार्यों की चर्चा करूं, और भाई भतीजावाद से नहीं विकासवाद से चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र काशी को 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा योजनाओं की सौगात दी है। इसमें स्वास्थ्य, विकास, जल निगम, ऊर्जा के क्षेत्र शामिल हैं। पीएम मोदी की इस पहल को 7 महीने बाद यूपी में होने वाले चुनाव के लिए बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की सियासी बिसात बिछाई जाने लगी है। गुरुवार को मोदी अपने संसदीय क्षेत्र काशी को 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाओं की सौगात दी है। माना जा रहा है कि पीएम मोदी काशी की तरह यूपी के किसी न किसी जिले में हर महीने दौरा कर विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इसे साल 2022 के विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने सीएम योगी की जमकर तारीफ भी की। पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि सीएम योगी दिन रात काम कर रहे हैं और आज यूपी में कानून का राज है और सीएम योगी ने माफियाओं पर नकेल कसी है। जो कभी बेकाबू हो रहे थे उन पर
अब कानून का शिकंजा है। बहनों बेटियों की सुरक्षा को लेकर माँ बाप हमेशा जिस तरह डर और आशंकाओं में जीते थे, वो स्थिति भी बदली है। आज बहन बेटियों पर आंख उठाने वाले अपराधियों को पता है। यूपी में अगले साल फरवरी में विधानसभा चुनाव होने हैं और बीजेपी के लिए यूपी काफी राजनीतिक तौर पर ही नहीं बल्कि सियासी एजेंडे के तौर पर भी काफी अहम है। यूपी की सत्ता को बरकरार रखने के लिए पीएम मोदी ने खुद ही मोर्चा संभाल लिया है। वो सौगातों के जरिए बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाए रखना चाहते हैं। आपको हमारे प्रणाम। कोरोना की दूसरी लहर के बाद पीएम मोदी पहली बार काशी के दौरे पर पहुंचे और करीब 5 घंटे से ज्यादा काशी में रहे। इन 5 घंटों के दौरान पीएम काशी को 1,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की सौगात दी, जिनमें से 736.38 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, जबकि 417.68 करोड़ की लागत की करीब 84 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। जबकि कन्वेंशन सेंटर महादेव को प्रिय रुद्राक्ष की रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जो जापान के सहयोग से बना है, उसका उद्घाटन किया गया। पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का काम तेजी से चल रहा है। इसका भी आज पीएम मोदी ने जायजा लिया। इस दौरान बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के IIT खेल के मैदान में करीब 6,000 लोगों के पहुंचने का अनुमान था, जिसमें शहर के प्रबुद्ध लोग और पार्टी के कार्यकर्ता शामिल थे। इन्हें पीएम ने संबोधित किया। इसके साथ ही यहाँ करीब 150 कोरोना वायरस से भी पीएम मोदी ने संवाद किया। राजघाट से 80 घाट तक क्रूज बोट का संचालन शुरू किया जाएगा। इस तरह कुल 68 छोटे बड़े उद्घाटन और शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी ने काशी में किए। दरअसल यूपी में 350 पार का नारा अखिलेश यादव दे चुके हैं। इस पर भी बीजेपी की निगाह बनी हुई है। अखिलेश यादव आम आदमी पार्टी की तर्ज पर मुफ्त बिजली और सरकारी नौकरी के वादों पर दाव आजमा रहे हैं और मायावती भी अपने पारंपरिक वोट बैंक के भरोसे बम्पर जीत का दावा ठोक चुकी है। वहीं प्रियंका गांधी भी शुक्रवार को यूपी के सियासी रण में उतर रही है, जिसके चलते सूबे में साल 2022 के चुनाव की तपिश बढ़ना लाजमी है। यूपी के मौजूदा सियासी समीकरण को देखते हुए बीजेपी की तरफ से पीएम मोदी खुद ही सियासी रण में उतरकर मोर्चा संभाल रहे हैं। माना जा रहा है कि पीएम मोदी इस तरह से हर महीने यूपी के किसी न किसी जिले में दौरा कर विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे, ताकि यूपी का सियासी माहौल बीजेपी के पक्ष में बरकरार रहे। वहीं योगी आदित्यनाथ भी लगातार दौरे कर माहौल को बनाए रखने में जुटे हुए हैं। लखनऊ से गाजीपुर तक जोड़ने वाला पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लगभग बनकर तैयार है। 353 किलोमीटर लंबा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ, बाराबंकी, अयोध्या, अंबेडकर नगर, अमेठी, सुल्तानपुर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर से होकर गुजरेगा। इसका उद्घाटन पीएम मोदी 15 अगस्त के बाद कभी भी कर सकते हैं, जिसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद कह चुके हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास भी पीएम मोदी ने आजमगढ़ से किया था और अब उद्घाटन ऐसे समय किया जा रहा है जब गोरखपुर और आसपास के किसानों को अक्टूबर तक फर्टिलाइजर प्लांट की सौगात मिलने जा रही है। गोरखपुर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स का लोकार्पण भी पीएम मोदी ही करेंगे। ये बात भी सीएम योगी ने पिछले दिनों गोरखपुर दौरे पर कही थी। यूपी में मेरठ से बलिया तक के लिए गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास यूपी चुनाव से पहले कराने की पहल की गई है। गंगा एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण का काम तेजी से चल रहा है। यूपी के 20 जिलों में भूमि अधिग्रहण कर लिया गया है। इस परियोजना का शिलान्यास अक्टूबर या नवंबर में कराने की रूपरेखा यूपी सरकार ने तय की है, जिसे पीएम मोदी के हाथों कराए जाने की बात कही गई है। इसके अलावा कई केंद्रीय योजनाएं हैं जिसे पीएम मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। इसी के साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।